Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Welcome to your new class 5. And now from today let's start our new session and open your page number 5. And our first chapter है the Indus Valley Civilization. इंडस अच्छा सबसे पहले सिविलाइजेशन कहते हैं किसे? सिविलाइजेशन कहते हैं एक कल्चर को, मतलब किस तरीके से लोग रहते हैं एक इलाके के, मतलब एक इलाका जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग अगर आबाद हो जाएं तो फिर वो कहाँ पर उनके रहने सहने के तरीके क्या थे, उनके इवन उन्होंने अपने घर कैसे बनाए हुए थे, उनका सारा निज़ाम कैसा था, उनका जो ये मतलब आप डिफरेंट उनके इकोनॉमी को भी डिस्कस करते हो, उनकी रहने सहने के तरीक़ों को डिस्कस, उनके खाने पीने के तरीक़ों को, उनके लैंग्वेजेस को, उनके इवन मतलब हर चीज़ वन टू ऑल जो है वो एक कौम की सिविलाइजेशन या वो एक कल्चर बन जाया करता है, तो जिससे वो कौम पहचानी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह एक एंशंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा कदीम सिविलाइजेशन थी, एक कल्चर था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते क्यों हैं? क्योंकि दरियाए जो रावी है, ठीक है, इंडस रिवर है जो, उसके इर्द गिर्द आकर जमा होने वाले या आबाद होने वाले कुछ लोग, जिन्होंने वहाँ पर फिर आबादी बना दी और बहुत बड़ा एक उन्होंने वहाँ पे मतलब निज़ाम बना दिया। तो उसके दरियाए जो इंडस रिवर है उसके किनारों पर या उसके इर्द गिर्द आकर आबाद होने वाले लोगों ने एक कल्चर को जो है वो जन्म दिया। ठीक है, और ये अभी की बात नहीं है, तब ना कोई पाकिस्तान बना हुआ था, ना कोई सूबा था, ना कोई और चीज़ थी। तब से ये बहुत ही ज़्यादा ये कदीम ज़माने की बात है, जब न इवन सब कॉन्टिनेंट भी नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुराने ज़माने की बात है, जिसमें यानी कि यीशु मसीह कहते हैं कि आपका जो इवन इस्लाम तक अभी नहीं आया था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो ज़माना था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने को यीशु मसीह कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में उसको BC कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इंतहाई कदीम था, जिसमें कोई कल्चर नहीं था, लोगों को कोई रहने सहने के तरीके नहीं आते थे, लोग जंगलात में रहा करते थे, और कोई डेवलपमेंट नहीं थी, किसी किस्म की कोई एडवांसमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इवन लोगों को पहनने ओढ़ने का तरीका तक नहीं आता था, और अल्लाह ताला का कोई कंसेप्ट नहीं था। मेक श्योर, ठीक है, मैं पहले आपको बता रही हूँ कि ये एक इंतहाई कदीम और दुनिया की बिल्कुल स्टार्टिंग में आने वाली जो सिविलाइजेशन थी, वो एक ये जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है। और ये पाकिस्तान के दो सूबों में, सिंध और पंजाब में फैली हुई है। ठीक है, सिंध में मोहनजोदड़ो है और पंजाब में हड़प्पा है, तो इसको हड़प्पियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। Did you know that some cities in Pakistan were the center of one of the earliest civilization in the world, the Indus Valley Civilization? ये अब पहले आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके, पाकिस्तान के कुछ जो शहर हैं वो क्या हैं, वो मरकज़ रहे हैं एक कदीम सिविलाइजेशन, एक कदीम कल्चर के, और वो कौन सी सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये रिवर इंडस के जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर बनने वाली ये सिविलाइजेशन थी। It covered this civilization emerged around 2500 BC. It covered most of present-day Pakistan and part of present-day India and Afghanistan, an area of about 1 to 5,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये इसका एरिया बताया जा रहा है और बता रहा है कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान और प्रेजेंट डे इंडिया एंड अफगानिस्तान जो है। अब यहाँ पे प्रेजेंट डे का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जब ये सिविलाइजेशन बनाई गई थी तब कोई पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब ये सिर्फ एक सिंपल सा इलाका था, ये एक बस दरिया था, और इस रिवर के मतलब इर्द गिर्द आके लोगों ने आबादी बनाई, और उसके बाद उन्होंने अपना एक कल्चर बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने वो एडवांसमेंट्स की जो आज के ज़माने में जो है ना नज़र आती हैं। उस ज़माने में देखो, जब आप मतलब लोग जंगलात में रहते थे, ठीक है, और वो पत्तों का लिबास पहना करते थे, और उस ज़माने में इन्होंने पत्थरों और ईंटों से घर बनाए।
इसी तरह जिस ज़माने में लोगों को खाने पीने का कोई शऊर नहीं था, खाने पीने का कुछ पता नहीं था, अपनी सफाई का कुछ ख्याल नहीं था, उस ज़माने में इन लोगों ने बाथ बनाया। आज का जो स्विमिंग पूल है वो बनाया इन लोगों ने, ठीक है, स्विमिंग पूल तक इन लोगों ने बनाए। फिर इसके अलावा जो उस ज़माने में क्या होता था कि लोग आपस में चीज़ों की तिजारत किया करते थे, यानी कि आपस में ना चीज़ें बनाते थे और उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे, ताकि वो मतलब उनके ना प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो सकें। वो तब ये पैसे, ये सिक्के कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोग जो बहुत पुराने ज़माने का इंसान होता है ना, जो बिल्कुल ही जाहिल था, ना उनके पास कोई एजुकेशन थी, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज थे, ना मशीनरी थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और उस ज़माने में उन लोगों ने इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन बनाई और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको सिविलाइज किया, इतना अच्छा उन्होंने अपना कल्चर को प्रेजेंट किया कि वो आज तक जो है ना वो मौजूद है, ठीक है। At one time, the population would have been around 5 million. This showed the vastness of the civilization, and then suddenly the civilization disappeared and was forgotten. तो क्या हुआ, एक ज़माने में उसकी 5 मिलियन आबादी थी, ठीक है, लेकिन और फिर क्या हुआ कि उसकी वसअत इतनी बड़ी थी कि वो 5 मिलियंस लोग जो है इस सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे, लेकिन फिर अचानक ही ये सिविलाइजेशन गायब हो गई, डिसअपीयर्ड हो गई और साथ में भुला दी गई, यानी कि फॉरगॉटन हो गई, ठीक है। When excavation started in हड़प्पा पंजाब, ठीक है, एक्सकेवेशन कहते हैं कि जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो है ना उभारना, या उनके बारे में जो है वो एजुकेशन लेना, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। तो जब हड़प्पा पंजाब में इन 1921 एंड मोहनजोदड़ो सिंध में इन 1922 लिटिल डिड द अच्छा, अब एक सेकेंड, एक बात आपको मैं बता दूं कि जो पंजाब है, ठीक है, इसमें 1921 में ये स्टार्ट हुआ इस इलाके को जांचना, और मोहनजोदड़ो सिंध में 1922 यानी कि उसके 1 साल के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा हिस्सा जो इसका है वो हड़प्पा यानी कि वो पंजाब में इस सिविलाइजेशन की जो है लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो माहिरीन थे, ठीक है, जो इस सिविलाइजेशन को चेक कर रहे थे, या जो इस सिविलाइजेशन के ऊपर तहकीकात कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है बहुत तहकीकात की, लेकिन उन्हें इस सिविलाइजेशन का कुछ पता नहीं चला कि ये सिविलाइजेशन कैसे गायब हुई, कैसे ख़त्म हुई, क्योंकि देखो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है कि 5 मिलियन पीपल्स पर ये जो है लाई करती थी, लेकिन अचानक ही बस ये गायब हो गई, और इसके गायब होने का किसी को भी कुछ पता नहीं कि ये गई कहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए ज़रा, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सिटीज़। तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सिटीज़ मीन्स के उसका जो सिटीज़ थी, जो इस सिविलाइजेशन की मुख्तलिफ सिटीज़ थी, वो उनका जो आपको यहाँ पे फिज़िकल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो इनके हाउसेस का सीवरेज सिस्टम था, कि वो किस तरीके से उसको सीवरेज सिस्टम को अपने को जो है वो कैरी कर रहे थे। अब कैसे करते थे कि उन्होंने ना अपने घर के सामने और अपने घर के बैक साइड पे उन्होंने 2 गलियाँ बनाई हुई थी, ठीक है। अब क्या था कि फ़र्स्ट जो गली थी, जो सामने मेन रोड थी, उसमें उन्होंने उस ज़माने में उन्होंने अंडरग्राउंड नालियाँ बनाई हुई थी, अंडरग्राउंड, ठीक है। और उसको उन्होंने, ये जो आपको यहाँ पर ड्रेनेज शूट्स नज़र आ रहा है ना, ये लिखा हुआ ड्रेनेज शूट्स का मतलब है कि वो जो ढक्कन होते हैं ना ड्रेन्स के ऊपर, ये जो नाले होते हैं उनके ऊपर जो ढक्कन दिए जाते हैं, ठीक है, उन्होंने उसका भी इंतज़ाम किया हुआ था ताकि गंदगी ना फैले। और ये बात ये शो करती है कि वो कितने सफाई पसंद थे, और वो कितने जो है अपनी सिविलाइजेशन को जो है वो मेंटेन किए हुए थे, अपने आप को, अपनी सफाई को, और अपने सिविलाइजेशन कितनी उन्होंने एडवांस्ड बनाई हुई थी कि उस ज़माने में जब जहाँ पे बाथरूम तक का कोई कंसेप्ट नहीं था, वहाँ उन्होंने इतना ज़बरदस्त सीवरेज सिस्टम किया हुआ था कि उन्होंने अंडरग्राउंड नालियाँ बनाई हुई थी कि हर गंद का जो घर में जो गंद है वो उन नालियों के ज़रिए जो है ड्रेन आउट हो जाता था, बाहर निकल जाता करता था, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ देखें, दिस चूज इंटर्स द कवर ड्रेन विच लाइन द मेन स्ट्रीट। जैसे मैंने आपको बताया, वो जो चूर्स थे, वो जो नाले थे बड़े बड़े,
वो जो अंडरग्राउंड, ठीक है, और वो मेन स्ट्रीट में वो जो है वो ओपन होते थे, ठीक है, और जो वेस्ट वाटर था, जो ख़राब और गंदा पानी हुआ करता था, वो कहाँ जाता था, वो उन्होंने उसका इतना सिस्टम बनाया हुआ था उन नालियों का कि वो सीधा किसी भी करीबी नाले में या रिवर्स में, ठीक है, या फिर स्ट्रीम किसी भी नदी वगैरह में जो है वो गिरते थे। ऑल द टाउन्स हैड द स्ट्रीट, सबकी सीधी गलियाँ थी, ठीक है, एंड सिवर्स और गटर वगैरह भी सब में थे, ठीक है। जो उन्होंने अपने ऐसा कोई वहाँ का घर नहीं था, स्मॉलेस्ट हाउस तक नहीं था, जो कि मतलब टाउन के जो किनारे पर सबसे छोटा घर होता है, वो भी इस ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड था, शामिल था। देयर सिस्टम वाज मोर एफिशिएंट दैन सम ऑफ द एरियाज इन कंट्रीज इवन नाउ। और उनका जो सीवर सिस्टम था आज के सीवर सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी नालियाँ हज़ार मतलब कई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे मतलब नालियाँ बह रही हैं और ख़राब हैं, और बिल्कुल भी ठीक सीवरेज सिस्टम नहीं है। तो और उनका सीवरेज सिस्टम देखिए, उन्होंने इवन हर गली में उन्होंने ये सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ था, और एक छोटा सा घर जो गरीब का घर हो या ऐसे किसी कोई घर हो, तो वो भी इस सीवरेज सिस्टम से जो है आज़ाद नहीं था। हाउसेज वर यूजली मेड ऑफ ब्रिक। अब ये मेन पॉइंट है कि जिस ज़माने में लोग जो है झोंपड़ियाँ बना के रह रहे हैं, जिस ज़माने में लोग पत्तों के ज़रिए लिबास बना रहे हैं, उस ज़माने में इस यहाँ के लोगों ने वो एडवांसमेंट दिखाई कि ब्रिक्स यानी कि ईंटों को कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ईंटों से अपने घर बनाए, स्टोन्स लगाए उसमें और टाइमर्स लगाए, ठीक है, यानी कि लकड़ी लगाई, तो वो यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफ्रीक्वेंटली है, ठीक है, यानी कि जो कभी कभार यूज़ होता था वहाँ पर। और सम हाउसेज वर सिंगल रूम्ड, और वहाँ मतलब कुछ ऐसे हाउस थे जिनमें सिर्फ एक सिंगल ही रूम जो है वो होता था। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। द लार्जर हाउस हैड कॉर्ट यार्ड। अच्छा, जो बड़े घर होते थे उनमें कॉर्ट यार्ड भी था, यानी कि सहन भी था, जो कि आज का तस्वुर है, विद विंडोज़ ऑफ द रूम्स ओपनिंग इनटू दैम। और जो रूम्स की विंडो होती थी वो उन कॉर्ट यार्ड्स में, उन सहन में ओपन हुआ करती थी, यानी कि वो इंतहाई खूबसूरती से अपने घरों को मैनेज करते थे। द मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज हाउसेज हैड देयर ओन प्राइवेट वेल्स। अब जो वहाँ पर जो ये ग्रेट बाथ की यहाँ पे बात हो रही है, ये बहुत मेन पॉइंट है कि अ बिग पब्लिक बाथ नोन एज द ग्रेट बाथ प्रॉबली वाज यूज्ड फॉर बाथिंग। तो बाथिंग के लिए वहाँ पर एक ग्रेट बाथ भी यूज़ होता था, लेकिन जो बड़े बड़े घरों वाले थे, जिनके पास जो अमीर थे थोड़े से और वेल सेटल थे, उनके अपने घरों में भी ट्यूब वेल्स थे, उनके अपने प्राइवेट ट्यूब वेल्स थे और अपने प्राइवेट उनके बाथ भी थे, ठीक है। और इसका बात का सारी का कंक्लूजन क्या है, देखो उनके ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट है, उनका रहने सहने का तरीका, सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा वो जो है वो परफेक्शन से करते हैं। इसके अलावा उनका हर एक तौर तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो लोग क्लीननेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे और क्लीननेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। They had a huge granary where all the harvest grain could be stored। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ग्रेनरी बनाया हुआ था, यानी कि एक ऐसा स्टोर जहाँ पर वो लोग अपनी ग्रीनरीज को यानी अपनी जो फसलें थी उनको जो है स्टोर किया करते थे, ठीक है। और एंड प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन। और वहाँ पर फिर वो जो फसलें थी वो हर किसी में जो डिस्ट्रीब्यूट तकसीम हुआ करती थी। मैंने आपको पहले बताया कि तब कोई भी पैसे वगैरह का ये ऐसा कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, लोग चीज़ें बनाया करते थे, उनको स्टोर करते थे और फिर एक दूसरे से चीज़ें वो लोग एक्सचेंज कर लिया करते थे। और वो ऐसे कि अब अगर एक ताजिर है उसके पास जो है चीनी है, वो चीनी जो है वो काश्त कर रहा है, वो चीनी बना रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। दूसरा ताजिर है उसके पास कपड़ा है, ठीक है। अब कपड़े वाले को चीनी आटा चाहिए और चीनी आटे वाले को कपड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे वो लोग आपस में पैसे दे के, आज तो हम पैसे देते हैं ना, हम जाते हैं शॉप पे जाके पैसे देते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो जस्ट आते थे और एक दूसरे को वो उसने चीनी उसको दे दी और उतने का उसने उसको जो है कपड़ा दे दिया। तो इस तरीके की उनकी तिजारत हुआ करती थी। देयर वेयर इवन शॉप्स एंड वर्कशॉप्स ऑफ पोटर। अच्छा, इवन वहाँ पर वर्कशॉप्स भी थी, ठीक है, एक वर्कशॉप भी थी वहाँ पर कि किस तरह की किस किस की थी, किल्न्स की थी,
बेड मार्कल्स की थी, यानी कि ये माल बनाने वाले जो होते हैं या भट्टे वाले जो होते हैं, ठीक है। एंड डायर रंगसाज थे, कुम्हारों की दुकानें थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिस्टम था उनका कि उस ज़माने में भी कुम्हार होना, लोहार होना या रंग करने वालों का होना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, जिस ज़माने में एजुकेशन का तो नाम भी नहीं था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ द पीपल एज फार्मर्स। तो फार्मर्स के मतलब वो फेस में कैसे थे। तो अभी हमने उनकी क्लीननेस के बारे में पढ़ा, उनकी हमने जो है जहानत के बारे में पढ़ा, और अब हम उनके बारे में पढ़ें कि उनके फार्मर्स कैसे थे। तो द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट ग्रीनरी एंड द variety of shops and workshops suggests that the people had a system of agriculture which was very productive। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वो लोगों का जो है ना एग्रीकल्चरल सिस्टम था। और क्यों कि वो इतना बड़ा ग्रेट ग्रीनरी का मतलब ये है कि वो वहाँ का इतना बड़ा जो गोदाम उन्होंने वहाँ बनाया हुआ था उसको देखकर, और इतनी सारी शॉप्स और वर्कशॉप्स को देखकर हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनका एग्रीकल्चर जो था, उनकी जो ज़राअत थी, उसका निज़ाम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा सहर अंगेज़ था। It had to be to support the thousands of citizens of each city who were the farmers or engaged in farming. There is no evidence of irrigation। लेकिन वहाँ पर कोई भी आपाशी का, आप इरीगेशन कहते हैं आपाशी को, तो वहाँ पर किसी किस्म का भी आपाशी का एविडेंस सबूत नहीं मिल सका कि वो लोग कहाँ से आपाशी करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अब आगे वाली जो उनकी टेक्निक है आप वो सुनिए, बहुत मज़े की है कि दे मोस्ट प्रोबेबली यूज द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रिवर्स आफ्टर द सीजन ऑफ फ्लूड्स बट दैट वुड नॉट हैव कैटर्ड टू द होल सिटी। लेकिन वो पूरी कैटेट कहते हैं ना फ्राहम करने को, ठीक है। लेकिन वो क्या करता था कि जब फ्लूड आता था, यानी कि जब सैलाब के दौर आते थे, तो सैलाब के दौर में क्या टाइम में वो क्या करते थे कि वो जो फर्टाइल सॉइल बन जाया करती थी, अरे वो पानी में मतलब वो सॉइल जो थी वो जब जज्ब करती उस पानी को तो वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो जाती थी। तो वो उसी ज़मीन को बो लेते थे और उसी ज़मीन के ऊपर वो फसलें, एक तो ये छोटा सा मतलब स्मॉल सा तरीका उनका ये था। लेकिन दूसरा जो था, they would have relied on the monsoon rains too। और वो मानसून रेंज पर भी रिलाई करते थे। अब देखेंगे किस तरीके से। बट देन व्हाट अबाउट आफ्टरवर्ड व्हेन द रेन एंडेड एज मानसून लास्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ ओनली। क्योंकि देखो मानसून पूरे साल तो रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन फसलें तो उन्होंने पूरे साल उगानी होती थी। तो वो क्या करते कि मानसून सीज़न जब होता था, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो क्या करते थे कि वो लोग अपने एक मतलब ना रॉक्स को, मतलब पत्थरों को कट करते थे और वहाँ पर एक छोटी छोटी ना स्ट्रीम्स, नदियों की शक्ल उसको दे देते थे। यानी कि थोड़ा सा खुदाई की और फिर वो पत्थर वगैरह लगा के तो नदियों की शक्ल उसको दे दी। तो जब बारिश होती थी तो वो जो है पानी था वो वहाँ पे उन नदियों में जमा हो जाता था। ये आपको ये नीचे वाले पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि जब ड्राई मंथ्स होते थे, जब रेनफॉल नहीं हुआ होती थी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना रिजर्वियर्स कहते हैं होस को, ठीक है। ये आप बेशक यहाँ से देख के मतलब लिख लें, ठीक है। और नॉर्मल्स कहते हैं बहुत ज़्यादा, रिजर्वियर्स कहते हैं होस को, ठीक है, जो वो कट करते थे कि सिर्फ रॉक से कट किया करते थे। और जब वो उसमें करते क्या था कि वो पानी रेनफॉल जो है वो कलेक्ट किया करते थे, पानी के बारिश का वो है वो ड्राई मंथ्स के लिए वो उसमें कलेक्ट कर लिया करते थे। और वो ज़्यादातर उगाते क्या थे, दे ग्रू वीट, पीस, राइस, डेट्स एंड मस्टर्ड। तो मस्टर्ड कहते हैं सरसों के साग को, डेट्स कहते हैं खजूरों को, ठीक है। और इसके अलावा राइस कहते हैं, आपको पता है, चावलों को, पीस कहते हैं मटर को, और वीट कहते हैं गंदम को। तो देयर मेथड वर अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये जो आपको ये नाम बताए गए हैं ना, जो वो उन्होंने फसलें उगाया करते थे उनके नाम जो आपको बताए गए हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और इनको लाजमी आपने अपने दिमाग में रखना है। देयर मेथड्स वर sophisticated enough to grow cotton to use for
क्लॉथ्स, ठीक है। तो उनका जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कहते हैं नफीस को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से काम करने को, ठीक है। तो कॉटन रुई को कहते हैं। अब वो जो क्लॉथ्स के लिए रुई इस्तेमाल करते थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरती से, बहुत ही ज़्यादा उसमें वो लोग नफासत लेकर आया करते थे, और उस में वो लोग जो है ना काम किया करते थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब ना एक एजुकेटेड सिविलाइजेशन जो थी आज की एजुकेटेड सिविलाइजेशन, वो भी उनके मुकाबले में किसी किसी जगह पर अभी तक पीछे है, क्योंकि उनका काम इतना नफीस होता था, इतना खूबसूरत होता था कि वो लोग अपना काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से किया करते थे और बहुत ही ज़्यादा लगन से करते थे। अब देखो ना, उस ज़माने में पत्थरों का या उस ज़माने में ईंटों का होना, ये कितनी अजीब बात लगती है कि उस ज़माने में जबकि इंसान रहता ही जंगलात में था, खाने पीने तक का शऊर नहीं था, तो उस ज़माने में इन लोगों ने इतनी खूबसूरत सिविलाइजेशन बनाई थी। सो क्लास, आज का लेक्चर ये इनफ है, ठीक है। इसकी अच्छे से रीडिंग कर लें, एक दफ़ा इसको समझ लें, इसको पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी रीडिंग में डिस्कस किए गए हैं। तो आप इसको जो है ना रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में से क्वेश्चंस हैं, ताकि अगर जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ तो आपको एटलीस्ट आपका जो माइंड है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।